नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ज्ञान विज्ञान एवं रचनात्मकता के संसार शब्द सौरभम नाम के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं कुलदीप गौड़ आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं लघु सिद्धांत कौमुदी का अग्रिम भाग। तो आइए पढ़ते हैं। पूर्व कक्षाओं में आप अयादि संधि तक का अध्ययन कर चुके हैं। अयादि संधि के बाद अगली संधि प्रकरण में आती है गुण संधि। यद्यपि गुण संधि का प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी में अदेन गुणः तपरस् तत्कालस्य आद गुणः इस तरह से है, लेकिन मैं इसको कुछ दूसरी तरह से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूं, इसका कारण आपको अंतिम में समझ आएगा। तो आइए पहला सूत्र प्रारंभ करते हैं। आद गुणः गुण संधि करने वाला प्रमुख सूत्र है आद गुणः। क्या सूत्र है? आत यह पंचमी एक वचनांत पद है, गुणः यह प्रथमांत पद है। इस प्रकार दो पदों का यह सूत्र है। तो आत का अर्थ होता है अवर्ण से, गुणः गुण हो, ऐसा अधूरा अर्थ सूत्र से निकलता है। तो ऐसी अवस्था में इको यणच सूत्र से अचि की अनुवृत्ति चली आ रही है और एकः पूर्व परयो हो, इस सूत्र का अधिकार इस सूत्र में चला आ रहा है। तो अनुवृत्त पद और अधिकृत सूत्र से सूत्र के पदों को मिलाकर के अर्थ होता है आत अर्थात अवर्णात, अचि अचि परे सति, गुणः गुणः एकः पूर्व परयो पूर्व परयो हो एकादेशः स्यात्, यह ऐसा अर्थ निकलता है जिसका तात्पर्य है आत पंचमी में है और अचि सप्तमी में है। तो अर्थ हो जाएगा अच के परे रहते आत अर्थात अवर्ण से, अवर्ण के बाद अच के परे रहते पूर्व परयो हो, दोनों के स्थान पर गुणः एक आदेशः स्यात्, गुण रूप एक आदेश हो जाता है। क्या निकला सूत्र का अर्थ? अर्थ हुआ अवर्ण के बाद अच हो तो अवर्ण और अच को मिलकर के गुण रूप एक आदेश होता है। यही लिखा है वृत्तिकार ने, अवर्णादचि परे पूर्व परयोः गुणः एक आदेशः स्यात्। यह अर्थ सुनने के बाद ज्ञात होता है कि अ के बाद अच हो यानी स्वर हो तो दोनों को मिलकर के गुण होता है। जिज्ञासा होती है कि यह गुण क्या है। अभी तक के अध्ययन क्रम में कहीं भी यह नहीं ज्ञात हुआ है, कहीं भी ग्रंथकार ने अथवा किसी ने भी यह नहीं बताया है कि गुण किसे कहते हैं। तो जब गुण ही पता नहीं है तो आद गुणः करे क्या? उसने तो कह दिया है कि गुण करना है, लेकिन गुण किसे कहते हैं यह बताने के लिए सूत्र उपस्थित होता है अदेन गुणः। क्या सूत्र है? अदेन गुणः। सूत्र है अदेन गुणः। सूत्र में अत एंग अत च एंग च इति अदेंग गुणः, ये दो पद हैं। तो अदेंग यह भी प्रथमा एक वचनांत पद है, गुणः यह भी प्रथमा एक वचनांत पद है। तो अदेंग जो अदेंग है वो गुणः उसकी गुण संज्ञा होती है। तो अत माने अत, एंग एंग माने ए ओ, एंग एक प्रत्याहार है जो ए ओंग के ए से अपने अंतिम तक जाता है। तो अत और ए ओ इनकी गुणः गुण संज्ञा होती है। वृत्तिकार लिखते हैं अत एंग च गुण संज्ञम स्यात्, अत और एंग की गुण संज्ञा होती है। लेकिन यह अत से क्या लेना है, एंग से क्या लेना है, यह अभी तक तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम और अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय ने
यह कहा है कि यदि अ हो तो अ का मतलब होता है 18 प्रकार का अ, और यदि ए ओ हो तो 12 प्रकार का। तो इस तरह से अ यदि अत का अर्थ अ माना जाए तो अ 18 होते हैं, तो 18 के 18 का बोध अत से होने लगेगा। और यदि एंग को भी 12 प्रकार का माना जाए तो 12 प्रकार का होने लगेगा। तो इसको रोकने के लिए, निश्चित अर्थ को बताने के लिए परिभाषा उपस्थित होती है, तपरस तत्कालस्य। क्या सूत्र उपस्थित हो रहा है? तपरस तत्कालस्य। तपरः यह एक पद है, तत्कालस्य यह दूसरा पद है। दो पदों का यह सूत्र है। तपरः यह प्रथमा एक वचनांत पद है, तत्कालस्य यह षष्ठी एक वचनांत पद है। तपरः इसमें दो प्रकार के समास ग्रंथकार मानते हैं कि तह परह का अर्थ है तह परो यस्मात्। क्या विग्रह बताया? तह परो यस्मात्, इसका अर्थ है त है पर में जिससे, वह तपर कहलाएगा। तो यह एक समास विग्रह है। दूसरा है तात परो यह। तात अर्थात त के परह बाद यह जो, इस तरह से दो समास तपरह इस शब्द में माने गए हैं। दोनों समासों का अर्थ भी स्वीकार किया गया है। तो तह परो यस्मात् इस विग्रह में अर्थ होता है त जिसके पर में है वह कहलाया तपर। दूसरा है तात परो यह, त के बाद जो वह भी कहलाता है तपर। ऐसा जो तपर है वह तत्कालस्य, तत्कालस्य बोधकः स्यात्। तत्कालस्य उसी काल का बोधक होता है। उसी काल का मतलब किस काल का? किस उसी काल का? तो जिस रूप में आप उसे श्रवण कर रहे हैं या देख रहे हैं, उसी काल का बोधक होता है। कुछ समझ आया? नहीं आया होगा, आप जबरदस्ती जी बोल रहे हैं। आया? थोड़ा सा। तो उसको पूरा करते हैं। तो तह परो यस्मात्, त जिससे पर में है। तो ये त किससे पर में है, कहाँ नहीं है, ये कहाँ देखना है? तो अभी प्रकृत में हमारे पास आया है अदेंग गुण। अदेंग अत च एंग च, अत एंग। यहाँ अत एंग में त है या नहीं है? अत एंग यहाँ त है या नहीं है? जिसकी चर्चा हम तपरस तत्कालस्य के माध्यम से कर सकते हैं। है या नहीं? जी है, अत में त है, तो इसका मतलब है तपरस तत्कालस्य यही अदेंग की बात कर रहा है। तो पहला है त परो यस्मात्, त जिससे पर में। तो अत एंग यहाँ त किसके बाद है? अ के बाद है। तो अ को भी कहेंगे तपर, क्योंकि उसके बाद में त है। तो ऐसा जो तपर यानी अ, और दूसरा अर्थ बताया है तात परो यह, त के बाद जो। तो उदाहरण में अदेंग में त के बाद कौन सा है? एंग। एंग बैठा हुआ है। तो त के बाद जो, तात परो यह, इस अर्थ में तपर हुआ एंग। तो यह एंग और अ, ये दोनों के दोनों समकालस्य बोधकाः, समकाल के ही बोधक होते हैं। तो समकाल का तात्पर्य अर्थात जैसे वे दिखाई दे रहे हैं, पढ़े गए हैं, सुने जा रहे हैं, उसी के बोधक होते हैं। अर्थात त के साथ जुड़ा हुआ जो अ है वह कौन से काल में है? काल का मतलब वो अभी जो बताया था आपको, वो कालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः में एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक यानी ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उसको समझना है। तो बताइए कि त के पहले बैठा हुआ जो अ है वह एक मात्रा वाला है, द्विमात्रा वाला है या त्रिमात्रा वाला है? ह्रस्व है, दीर्घ है या प्लुत है? ह्रस्व है। तो अ का मतलब केवल अ ह्रस्व ही होगा।
तपरस तत्कालस्य के माध्यम से यह जाना कि अदेंग गुण में जो अ है वह ह्रस्व आकार का बोधक है। इसके बाद एंग भी तपर कहलाया। तो जो तपर होता है वह समकाल का बोधक होता है। तो यहाँ एंग एक प्रत्याहार है और प्रत्याहार में स्थित वर्ण कहाँ है? 14 माहेश्वर सूत्रों में ध्यान दीजिए, ए ओ। तो माहेश्वर सूत्रों में ए और ओ ह्रस्व पढ़े गए हैं, दीर्घ पढ़े गए हैं या प्लुत पढ़े गए हैं, अर्थात एक मात्रिक है, द्विमात्रिक है या त्रिमात्रिक है। तो वहां आपको बताया गया था एचाम अपि द्वादश तेषाम ह्रस्वा भावात, कि जो एच हैं वो केवल दीर्घ और प्लुत हैं। तो 14 सूत्रों में जो ए ओ है वह दीर्घ पढ़ा गया है। तो एंग का मतलब दीर्घ ए और दीर्घ ओ, ह्रस्व नहीं होता ही नहीं है, प्लुत भी नहीं, प्लुत होता है लेकिन तपर के कारण वह प्लुत नहीं गिना जाएगा। तो अदेंग गुण का अर्थ हो जाएगा अ ह्रस्व आकार, ए दीर्घ एकार, ओ दीर्घ ओकार, इन तीनों की गुण संज्ञा होती है। इस प्रकार तत्परस तत्कालस्य की सहायता से अदेंग गुण का सारवान अर्थ हुआ अ ए ओ, इन तीनों की गुण संज्ञा होती है। अर्थात व्याकरण शास्त्र में आज के बाद जब भी कहीं गुण कहा जाएगा उस गुण से आपने क्या समझना है? अ ए ओ। आ का तात्पर्य ह्रस्व आकार एक मात्रिक, ए का मतलब द्विमात्रिक यानी दीर्घ एकार, ओ का मतलब द्विमात्रिक दीर्घ ओकार। तो व्याकरण शास्त्र में अ ए ओ इन तीनों की गुण संज्ञा होती है। तो आद गुण को पढ़ने के बाद जो हमारे मन में जिज्ञासा हुई है कि अ के बाद अच आ जाए तो दोनों को मिलकर के गुण रूप एक आदेश करना है, गुण किसे कहते हैं, यह उत्तर हमें मिल गया कि अ ए ओ इन तीनों को गुण कहते हैं व्याकरण शास्त्र में। ठीक है, तो आइए जहां अ के बाद अच आता है वहां हमने गुण करना है। तो कहा कि उदाहरण बताइए, तो सूत्र को घटाइए। तो उदाहरण आ रहा है हमारे पास उपेंद्र। उपेंद्र का विग्रह है उप धन इंद्र। उप में प के बाद अ बैठा हुआ है, उसके तुरंत बाद इंद्र का ई है, तो उप के आकार के तुरंत बाद ई आ रहा है। तो आद गुण अवर्ण के बाद अच आ जाए तो उप का आकार अवर्ण है, उसके बाद अच ई अच है, तो यह अ और ई दोनों को मिलकर के गुण रूप एक आदेश हो जाना है। तो गुण रूप एक आदेश सूत्र ने कहा है तो गुण कीजिए। तो जैसे ही गुण कहा जाएगा वैसे ही गुण कितने हैं? 3 हैं, अ ए ओ। तो तीनों के तीनों प्रकट हो जाएंगे कि आइए महाराज हम होंगे। तो 3 होंगे तो यहाँ समस्या हो जाएगी कि अ और ई को मिलकर के अ किया जाए, ओ किया जाए या ए किया जाए। अ ए ओ इन तीनों में से क्या किया जाए? यदि आ करते हैं तो ए और ओ नाराज हो जाएंगे कि भाई अ कर दिया, हम दोनों को क्यों नहीं किया। और आपको अ करने का कारण देना होगा कि अ ही क्यों किया, ए और ओ क्यों नहीं किया। अगर ओ को करते हैं तो अ और ए नाराज होंगे, यदि ए कर देते हैं तो अ और ओ नाराज होंगे। तो यहाँ वो स्थिति हो जाएगी कि एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है। तो किसी को नाराज भी नहीं करना है और नियमानुसार करना है। तो किसे करें? तो एक विकल्प ये खोज सकते हैं कि एक बार अ को कर दें, एक बार ओ को कर दें, एक बार ए को कर दें। तो अगर ऐसा कर दें तो क्या इस तरह के रूप पाए जाते हैं? तो ऐसा नहीं पाया जाता है। तो जैसा पाया जाता है वैसा क्यों करें? इस क्यों का जवाब ही शास्त्र का कार्य होता है। तो इससे पहले आपको बता चुके हैं कि स्थानीय एक हो, आदेश अनेक हो, ऐसी स्थिति में कौन सा सूत्र उपस्थित होता है? बताइए। स्थाने अंतरतमः, स्थाने अंतरतमः। ऐसा प्रसंग होने पर जहां स्थानीय एक हो और आदेश अनेक हो, ऐसी स्थिति में
आंतरतम्य आदेश होता है। अंतरतम आदेश का मतलब है स्थानीय के साथ जिस आदेश की अत्यधिक साम्यता समीपता पाई जाती है वही आदेश स्थानीय के स्थान पर होता है। तो आपको बताया जा चुका है कि स्थानकृत, गुणकृत, प्रमाणकृत और अर्थकृत आदेश अर्थकृत साम्यता ली जाती है। तो सबसे पहले स्थानकृत साम्यता लेते हैं। तो यहाँ पहले विचार करें कि गुण किसे हो रहा है। तो बताएं गुण किसे हो रहा है। यहाँ पर उप के अ और इंद्र के ई, इन अ और ई को मिलकर के गुण एक आदेश हो रहा है। तो स्थानीय है अ और ई, तो अ और ई के स्थान के अनुसार ही आदेश होगा। तो अ का उच्चारण स्थान है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अ का उच्चारण स्थान है कंठ, और ई का उच्चारण स्थान है इच यशानाम तालुहु, तालु उच्चारण स्थान है। तो कंठ और तालु ये दो स्थान वाले स्थानीय हैं। यहाँ पे अ और ई, इन दोनों को मिलकर ही गुण होना है। गुण है अ ए ओ। तो ऐसा कौन सा है जो इन दोनों के साथ समीपता रखता है। तो आइए विचार करें। तो सबसे पहले अ पर विचार किया तो अ का उच्चारण स्थान है कंठ, तो कंठ उच्चारण स्थान है। तो स्थानीय में से अ का उच्चारण स्थान तो कंठ के अ के साथ मिल रहा है, किंतु ई के साथ नहीं मिल रहा है। तो यदि अ किया जाता है तो अ के साथ उसका साम्य तो मिल रहा है, लेकिन ई के साथ न मिलने के कारण ई बेचारा रूठ जाएगा। तो पहले यह देखना है कि दोनों स्थानीय दो हैं तो दोनों का समीपवर्ती होना चाहिए। इसको ऐसा समझिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि दो को किसी एक को सेलेक्ट करना होता है। उदाहरण के लिए कहीं कोई काम मिला, कहीं काम मिला किसी को, और वहां हमारे पास दोनों के पास दो व्यक्ति हैं, उन दोनों के पास सूचना आई कि अपना कोई आदमी भेजना है जहां उसको फायदा होने जा रहा है। तो वो आदमी कौन हो, सूचना चूंकि दोनों के पास आई है, एक मैं हूं एक दूसरा व्यक्ति है, दोनों के दोनों हम क्या हैं, प्रतिस्पर्धी हैं और साथ में रहते हैं। तो हम दोनों को सूचना आई है कि किसी एक व्यक्ति को किसी ऐसे स्थान पर भेजना है जहां फायदा है। अब वह आदमी कौन जाएगा। यदि मैं अपना भेज दूं तो लड़ाई होगी, यदि ये अपना भेज दे तो मैं लड़ पड़ूंगा। तो ऐसे स्थान पर जो दोनों का होता है उसको भेजा जाता है। जब दोनों का कोई नहीं मिलता तो एक को दूसरे की माननी पड़ती है, जिसका मिल जाए उसी को भेज देना पड़ता है। इस व्यवहार में भी नियम होता है। तो वहीं प्राथमिक तौर पे देखना यह है कि जो स्थानीय दो हैं दोनों के स्थान पर यदि कोई साम्यता वाला मिल जाए तो उसे करना है। यदि न मिले, बहुत ऐसी विपत्ति आ जाए, ऐसी स्थिति आ जाए कि दोनों में से एक का तो मिल रहा हो दूसरे का न मिल रहा हो, तो इस दूसरे को उस एक में ही संतुष्ट होना पड़ता है। तो यहाँ पहले अ और ई दोनों के स्थानियों के आधार पर तीनों में से देखना है कि कोई है या नहीं। तो अ के साथ हमने उच्चारण स्थान की समीपता मिलानी चाहिए। तो स्थानीय में जो अ है उसके साथ तो समानता है, क्योंकि इधर भी अ है स्थानीय में, उसका उच्चारण स्थान कंठ है, और आदेश जो अ है गुण, उसका उच्चारण स्थान भी कंठ है। लेकिन स्थानीय में जो ई बैठा हुआ है उसकी समानता अ के साथ नहीं है, क्योंकि अ कंठ वाला है और ई तालु वाला है। तो अ अभी सस्पेंस में डाल दीजिए, हो सकता है हो भी जाए, लेकिन उसको वो होगा या नहीं होगा यह तभी निर्धारित होगा जब ए और ओ पर भी विचार कर लिया जाए। तो अगला आदेश है ए। ए पर विचार करें। ए का उच्चारण है ए दयितो कंठ तालुहु, कंठ तालु वाला है ए। तो ए कंठ तालु वाला है, कंठ अ मिल गया कंठ वाला, तालु ई के साथ मिल गया। आ का उच्चारण स्थान है कंठ, तो ए में कंठ उच्चारण स्थान विद्यमान है। ई का उच्चारण स्थान है तालु, तो तालु वाला उच्चारण स्थान ए में विद्यमान है। तो अ और ई की ए के साथ साम्यता हो रही है, तो ए कर दें, कहा कि नहीं अभी रुकिए, अभी ओ भी बैठा हुआ है। कहीं ओ के साथ फिर से समानता मिल गई तो फिर से बराबरी का मैच हो जाएगा, फिर से टॉस करना, दोबारा मैच खेलना पड़ेगा। तो अभी ओ पर विचार कर लें। तो ओ पर हमने विचार किया, तो ओ का उच्चारण स्थान है ओ दो तो कंठ ओष्ठम,
ओ का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ। तो देखिए, कंठ उच्चारण स्थान है तो अ के साथ अ रूप जो स्थानी है उसके साथ तो साम्यता है, लेकिन ओष्ठ स्थान अतिरिक्त है जिसकी साम्यता ई के साथ नहीं है। तो इस प्रकार से ओ की भी विदाई हो जाएगी, ई की भी विदाई हो जाएगी, बचेगा ए। तो अ और ई के स्थान पर मिलकर के ए आदेश स्थानांतरतमः की सहायता से हो जाना है, तो कर दीजिए। तो यहाँ उप इंद्रह था, उप में अ और ई को, उप और इंद्रह में अ और ई को मिलकर के ए हो गया है। तो इधर उप का उप बचा है, इंद्रह का इंद्र बचा है। तो उप ए इंद्रह सबको जोड़ दीजिए, उपेंद्र यह रूप बन जाएगा। तो कैसे आपको अ और ई को मिला करके ए करना है यह आपको बता दिया गया है। ए गुण कब होता है यह आपको उपेंद्र इस उदाहरण के द्वारा बताया गया है। अब ओ गुण कब होता है यह बता रहे हैं। तो उदाहरण है गंगोदकम। क्या उदाहरण है? गंगोदकम। गंगोदकम। गंगा प्लस उदकम, गंगा है उसके बाद उदकम है। तो आपको एक ध्यान रखना होगा कि आद गुण हमें जो आद कहा गया है वह तपर ग्रहण नहीं है, बल्कि अ शब्द का पंचमी रूप है। जैसे राम शब्द अकारांत है, राम शब्द का रामात बनता है, उसी प्रकार से अ शब्द के जब रूप चलते हैं तो अ का पंचमी में आत बनता है। तो यहाँ पंचमी का त है, न कि तपर ग्रहण। तो तपर ग्रहण नहीं होने के कारण इस अ से 18 प्रकार के अ समझना है। तात्पर्य क्या है, यह क्यों बताने जा रहे हैं? अच्छा खासा प्रकरण चल रहा था, बीच में ये क्यों टपका दिया? यह इसलिए टपका दिया कि अ के बाद अच कहाँ है, तो अ पूर्व में किसी भी प्रकार का हो, ह्रस्व हो, दीर्घ हो, प्लुत हो, किसी भी प्रकार का अ हो और उसके बाद अच हो, तो अच भी किसी भी प्रकार का हो, ह्रस्व आ जाए, दीर्घ आ जाए, प्लुत आ जाए, किसी भी प्रकार का अच होने पर गुण होता है। यह बात आप अच्छी तरह से समझ लें, इसीलिए यह बीच में प्रासंगिक बात बताई गई है। यह ऐसा कैसे कह रहे हैं उसी का एक उदाहरण है गंगा धन उदकम। गंगा में दीर्घ आ है जबकि उप में ह्रस्व आ था। इससे ही पता चलता है कि अ 18 प्रकार के लेने हैं। तो गंगा में दीर्घ आ है, उसके बाद उदकम का उ है जो अच में आता है। तो आ के बाद अच है तो आद गुण कहता है अवर्ण के बाद अच के होने पर अ और अच को मिलकर के गुण रूप एक आदेश होता है। तो यहाँ आ के बाद उदक का उ है तो दोनों को मिलकर के गुण रूप एक आदेश हो जाना है। तपर तत्काल की सहायता से अदेंग गुण ने निश्चित कर दिया है कि अ ए ओ ये 3 गुण हैं। तो अ और आ, गंगा के आ और उदगम के उ, इन दोनों को मिलकर के अ ए ओ ये गुण प्राप्त हैं। तो तीनों में से कौन से होंगे? तो यथानेन्तरतमः इस सूत्र को लगाना है और स्थानी के स्थान पर स्थानकृत आदेश कर देना है। तो स्थानी है आ और उ, तो आ का उच्चारण स्थान है कंठ, उ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। तो कंठ और ओष्ठ वाला अ ए ओ में कौन सा है? तो अ का उच्चारण स्थान है कंठ, वह कंठ और ओष्ठ वाला है नहीं। ए कंठ और तालु वाला है, वह भी नहीं हो सकता। और ओ, यह ओ कंठ ओष्ठ वाला है। तो ओ दो तो कंठोष्ठम। और आ का स्थानी में आ और उ का भी कंठ और ओष्ठ है, तो कंठ और ओष्ठ वाला मिल गया हमें ओ। तो आ, गंगा के आ और उदगम के उ दोनों को मिलकर के ओ रूप गुण आदेश हो जाना है। तो गंगा में बचेगा गंग, ओ जो दोनों को आ और उ को मिलकर के हुआ है वह ओ, और आगे दकम बिठाइए, तीनों को जोड़ दीजिए, बन जाएगा गंगोदकम। ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से गुण संधि में ए कब होता है और ओ कब होता है यह आपने जान लिया है।
इसी के साथ एक बात और आपको बतानी है कि अभी तक यण संधि ऐसी संधि थी जहां पूर्व वर्ण को ही परिवर्तन होता था, केवल इक को परिवर्तन हुआ, उसके आगे जो अच था उसको कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसके बाद अयादि संधि आई थी। अयादि संधि में भी एचों को अय अव आय आव आदेश हुए थे, अच के परे रहते, लेकिन उस पर में स्थित अच को कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन यह जो गुण संधि है यहाँ पूर्व और पर दोनों के स्थान पर होती है। तो इस तरह से अपनी बुद्धि में बिठा लेना चाहिए कि संधि दोनों, एक वर्ण का दूसरे वर्ण के सामने आने पर दोनों वर्णों में परिवर्तन नहीं होता, कभी कभी केवल पूर्व वर्ण को परिवर्तन होता है, जैसे यण संधि में और अयादि संधि में हुआ है, और कभी कभी दोनों वर्णों को परिवर्तन होता है, जैसे आद गुणा ने अवर्ण और अच दोनों के स्थान पर गुण रूप एक आदेश किया है। तो यह बात अपनी बुद्धि में बिठा लेनी चाहिए, संस्कार जगा लेने चाहिए। इस तरह से आज आपको अदें गुण, तपरस तत्कालस्य और आद गुण, ये 3 सूत्रों का अध्यापन कराया गया। आद गुण गुण विधायक सूत्र है, जो आ के बाद अच होने पर गुण रूप एक आदेश करता है। तपरस तत्कालस्य, जहां तपर किया हो वहां तपर के साथ उच्चार्यमाण वर्ण की समकाल संज्ञा ही करने का सुझाव देता है, तो वह परिभाषा सूत्र है। यद्यपि यह भी प्रतीत होता है कि वह समकाल संज्ञा बोधक सूत्र है, तो संज्ञा सूत्र भी हो सकता है और विधि सूत्र भी हो सकता है, किंतु उसे परिभाषा सूत्र ही शास्त्रकारों के द्वारा माना गया है। अदें गुण अ ए ओ, इन तीनों की गुण संज्ञा करती है, तो अदें गुण गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। इस तरह से गुण संधि के अंतर्गत हमने अदें गुण, तपरस तत्कालस्य, आद गुण, इन सूत्रों का अध्ययन इस कक्षा में किया है। आशा है आपको गुण संधि अच्छी तरह से समझ आने लगेगी। तो अभी गुण संधि प्रकरण समाप्त नहीं हुआ है। आज की कक्षा यहीं विराम करते हैं। आगे की गुण संधि अग्रिम भाग में आप तक पहुंचाएंगे। तब तक हमें अनुमति दें। नमस्कार।